अच्छा, तो हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जो कि है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द थायराइड हार्मोन। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि जो थायराइड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, मोस्टली जो होता है वो T4 रिलीज़ होता है और 93% T4 होता है, 7% सिर्फ T3 होता है। लेकिन जो कि बाद में T4 कन्वर्ट हो जाता है T3 में, सही, क्योंकि T3 की हाई एफिनिटी होती है रिसेप्टर्स के लिए, इसलिए सही है। अच्छा, वह इसके हम हार्मोन्स जब अगर पढ़ें, इसके हम फंक्शंस अगर पढ़ें, तो इसके फंक्शंस यहाँ पहले तो सबसे पहले एक छोटी सी समरी दे देते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब हार्मोन जो थायराइड हार्मोन्स हो जाता है, सबसे पहले वो न्यू प्रोटीन्स की सिंथेसिस इंक्रीज़ करवाता है। वो कैसे करवाता है? वो इस पूरे जीन के ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सब इस प्रोसेस को इंक्रीज़ करवा के नए प्रोटीन्स की सिंथेसिस सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करवाता है, जिसकी वजह से बहुत से ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, CNS की डेवलपमेंट ज़्यादा फीटल लाइफ में इंक्रीज़ होती है, कार्डियोवास्कुलर में बहुत इंप्रूवमेंट आती है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है, टिश्यू ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, हार्ट रेट, हार्ट स्ट्रेन, रेस्पिरेशन सब इंक्रीज़ हो जाता है, मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा हमारा इंक्रीज़ करवा देता है, माइटोकॉन्ड्रिया की साइज इंक्रीज़ कर देता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पम्प इंक्रीज़ कर देता है, ऑक्सीजन कंजप्शन, ग्लूकोज के सारे मेटाबॉलिज्म, लिपोलाइसिस, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये थायराइड हार्मोन्स के करवाता है हमारी बॉडी। अब हम इनको जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो थायराइड हार्मोन होता है वो न्यूक्लियर प्रोटीन इंक्रीज़ करवाता है। वो कैसे करवाता है? वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ करवाता है। वो इस तरह के वो न्यूक्लियर रिसेप्टर जो होते हैं उनको एक्टिवेट करवाता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस और ट्रांसलेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास नए प्रोटीन्स की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब हमारे पास सेकंड काम क्या है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है थायराइड हार्मोन, वो हमारा इंक्रीज़ करवा देता है। जो क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो 60 से 100% तक इंक्रीज़ हो जाती है हमारी बॉडी में जब थायराइड हार्मोन इंक्रीज़ होता है। वो क्या करवाता है? एक तो फूड की यूटिलाइजेशन रेट को इंक्रीज़ करवा देता है, ग्रेटली एक्सेलरेट कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो फूड और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आए। फिर प्रोटीन की सिंथेसिस के साथ साथ प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ करवाता है, ग्रोथ रेट भी इंक्रीज़ करवाता है, और जो मेंटल प्रोसेस होता है उनको एक्साइट करवा देता है, और सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का इंक्रीज होता है। ओवरऑल जो सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, हमारी फूड की यूटिलाइजेशन वगैरह, इन सब को थायराइड हार्मोन ग्रेटली इंक्रीज़ करवा देता है। अब हम सेकेंडली बात करें तो यहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या उसका काम होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया पे एक तो इसका साइज़ और दूसरा इसके नंबर इंक्रीज़ करवा देगा, जिसकी वजह से फिर ATP जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एनर्जी फंक्शन होने लगता है। अब थर्ड हम बात करें तो है हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपेस पम्प। इसकी एक्टिविटी को ग्रेटली इंक्रीज़ करवा देता है थायराइड हार्मोन, सही है। अब हम बात करें अगर ग्रोथ पर, तो ये जो बच्चों में है बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन ग्रोथ इंक्रीज़ करवा देता है, और जिसकी वजह से बोन्स ज़्यादा जल्दी मैच्योर भी हो सकती हैं और ज़्यादा जल्दी एपिफाइसेस क्लोज भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बच्चों का साइज़ होता है वो छोटा रह जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाता, क्योंकि ये एपिफाइसेस जब जल्दी क्लोज हो जाएंगी तो ऑब्वियसली हाइट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती, सही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो फीटल लाइफ में और पोस्टनेटल लाइफ में थायराइड हार्मोन जो होता है, मेंटल डेवलपमेंट बच्चों की फीटस की बहुत ज़्यादा होती है। अगर नहीं होगी फॉरन थायराइड हार्मोन की थोड़ी सी कमी पेशी होगी तो बहुत ज़्यादा मेंटली डेफिशिएंट बच्चे पैदा होंगे और ज़िंदगी उनकी ऐसी गुजरेगी। अब हम पढ़ें तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ें तो उसमें क्या करवाता है? एक तो रैपिड अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स करवाता है, ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज़ करवा देता है लिवर में, ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज़ करवा देता है, रेट एब्जॉर्प्शन ऑफ GI ट्रैक में एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करवा देता है, और यहाँ तक कि इंसुलिन की सिक्रीशन भी इंक्रीज़ करवा देता है। अगर हम फैट मेटाबॉलिज्म पढ़ें तो ये फैट मेटाबॉलिज्म बिल्कुल उलट करता है, क्योंकि इसको ऑब्वियसली एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए फ़ैट को मोबिलाइज कर देता है। फैट टिश्यू से मतलब जो स्टोर्स होते हैं वहाँ से निकाल कर उन्हें एनर्जी के लिए ऐसा एनर्जी सोर्स यूटिलाइज कर देता है, और ग्रेटली एक्सेलरेट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स।
मतलब कि जो फैट स्टोर्स में पड़े हुए हैं, जो फैट होता है वो जो अपने अपने स्टोर में पड़ा होता है वो उनको वहाँ से निकाल के एनर्जी के लिए यूटिलाइज करता है फैट्स को। अच्छा, इफेक्ट ऑन प्लाज्मा एंड लिवर फैट्स। अभी क्या करता है ये, decrease the concentration of cholesterol, phospholipid and triglycerides in the plasma even though it increase the fat। भी क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स की कम कर देता है। वो कैसे करता है, एक तो पहले सिक्रीशन ज़्यादा इंक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल की बाइल में और फिर इसी तरह फीसिस में, एक तो इस तरह कम हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या करता है कि जो थायराइड हार्मोन है ये लिवर पर लिपोप्रोटीन के रिसेप्टर्स इंक्रीज कर देता है। अब जब लिपोप्रोटीन के रिसेप्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में वैसे तो पहले तो लिपोप्रोटीन को डिक्रीज़ हो चुका है हमारी बॉडी में, तो लिपोप्रोटीन के जब रिसेप्टर्स हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आएगा और लिपोप्रोटीन हमारे लिवर से जाके निकल जाएगा। इस तरह कोलेस्ट्रॉल की हमारे पास ये रिलीज़ कर देता है हमारी बॉडी से। अच्छा, ये एक तो वाइटामिन को भी इंक्रीज रिक्वायरमेंट करता है, क्योंकि वाइटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी में हर प्रोसेस में, हर फंक्शन में एज एंजाइम और कोएंजाइम का करते हैं। इसलिए और जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है तो वाइटामिन की भी ज़ाहिर ज़रूरत होगी। इसी तरह वाइटामिन की और ज़्यादा इंक्रीज़ करवा देते हैं नीड। ये तो हमने पढ़ लिया कि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ करवा देता है। डिक्रीज बॉडी वेट कैसे करवाएगा, कि जब वो फैटी एसिड्स ऑब्वियसली फैटी स्टोर्स कम होंगे तो बॉडी वेट भी इसका इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर हम पढ़ें कार्डिक आउटपुट पर तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ करवा देता है। फिर रिलीज ऑफ ग्रेटर देन नॉर्मल क्वान्टिटीज ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट जो वेजोडाइलेशन करवाएंगे, इंक्रीज ब्लड फ्लो करवाएगा, जिस मतलब कि ओवरऑल सारा कार्डियक का काम ज़्यादा करेगा। इंक्रीज हार्ट रेट करवाएगा, इंक्रीज हार्ट स्ट्रेंथ करवाएगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो करवाएगा, लेकिन आर्टेरियल प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज होगी। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा था पीछे कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी बहुत हेल्प करता है, बहुत इसका इफेक्ट होता है। Individuals likely to the hyperthyroid individuals likely to have extreme nervousness and many psychoneuric tendencies such as anxiety complexes। मतलब जो हाइपरथायरॉयड जिसके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हैं वो बहुत इंसान नर्वस होगा और बहुत साइकोन्यूरिक टेंडेंसीज होंगी, मतलब इसको बहुत इमोशनल कर देगा, बहुत एंशियस वगैरह कर देगा। अच्छा, अब इफेक्ट ऑन मसल फंक्शन ऑफ मसल्स पढ़े हैं अगर हम, तो ये क्या करवाता है, इंक्रीज अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा तो मेक्स द मसल रिएक्टेड वाइगर, मसल्स वीकन हो जाएंगे। जब इंक्रीज होगा थायराइड हार्मोन तो हमारे पास मसल्स वीक हो जाएंगे, और जब हमारे पास लैक होंगे, कम होंगे थायराइड हार्मोन तो हमारे मसल्स स्लगिश और रिलैक्स हो जाएंगे। सही है, ये वही मसल ट्रेमर की बात आ गई। Because of the exhausting effect of thyroid hormone on the musculature and on the cerebral nervous system, the hypothyroid subject often has a feeling of constant tiredness। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ऊपर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जब क्या करता है वो नर्वस एंजाइटी वगैरह ही कर देता है, इस वजह से इंसान मुस्तकिल कॉन्स्टेंट टायर्डनेस और फटीग फील करेगा जो हाइपरथायरॉयड होगा। सही है, और ये सारे बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भी सिक्रीशन इंक्रीज़ करवा देता है जो थायराइड हार्मोन से, क्योंकि थायराइड ग्लैंड मोस्टली हमारे पास मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ कर रहा है हमारी बॉडी का, तो उस मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करने में जो हमारे पास मतलब एनर्जी हमारे ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। अब एनर्जी को जब इंक्रीज़ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बाकी सारे सिस्टम्स को कन्वर्सली वैसे ही काम करना पड़ेगा, इसलिए ये सारे काम ऐसे होंगे। अब इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन सेक्सुअल फंक्शन। इन मैन लैक ऑफ थायराइड हार्मोन लाइक कॉज लॉस ऑफ लिबिडो होगा। अगर थायराइड हार्मोन आदमियों में नहीं है, कम है, तो लॉस ऑफ लिबिडो होगा। ग्रेट अगर ज़्यादा है तो इम्पोर्टेंस हो जाएगी, और अगर वुमेन में है कमी तो मेनोरेजियम और पॉलीमेनोरिया होगा, मतलब एक्सेस होगा मेंसेस का, और अगर कम होगा
अच्छा, अगर तो डिक्रीज लिपिडो भी हो सकता है। अगर हाइपोथायरॉयड होगा ज़्यादा होगा तो ओलिगोमेनोरिया होगा और एमिनोरिया भी हो सकता है। ये बस बहुत ज़्यादा है, आप इससे याद कर सकते हैं। ये छोटी सी समरी है, बाकी थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं, ये अगर याद हो जाएँ तो अच्छा है। वैसे तो ईजीली हैं। यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है थायराइड हार्मोन्स का। अब नेक्स्ट हम चैप्टर कार्डियो की करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।